नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से तैयार हूं नए मॉक टेस्ट को लेकर। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया कीजिए। जब क्वेश्चन अच्छे से रीड होता है ना, तो आंसर जो होते हैं कहीं ना कहीं उसके करीब हम पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि पहले तो कि नोबेल प्राइज होता क्या है, किन किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है, उससे रिलेटेड जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। जैसे आओ नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जिस व्यक्ति के नाम पर प्रारंभ होता है उस व्यक्ति का नाम है बच्चों अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है उस व्यक्ति का? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह प्रारंभ होता है। अल्फ्रेड नोबेल जो रहने वाले हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले बच्चों? वो लोग स्टॉकहोम स्वीडन के रहने वाले हैं। स्वीडन कंट्री में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इसमें मनी सबसे ज़्यादा दी जाती है। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब जब पहली बार जो फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम जो गिवन होता है 1901 में होता है। फर्स्ट टाइम गिवन 1901 में पहली बार जो पुरस्कार जो दिए गए थे 1901 में दिए गए थे। कौन कौन से सेक्टर्स थे वो देखते हैं। पहली बार जो दिए गए थे बच्चों 5 सेक्टर्स थे। सेक्टर कितने थे? 5 सेक्टर, यानी कि सेक्टर से मेरा मतलब क्या बच्चों? क्षेत्रों से है। तो 5 क्षेत्रों में पहली बार दिए गए थे। अब क्षेत्र कौन कौन से थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पहला क्षेत्र था फिजिक्स, जिसको हम भौतिकी बोलते हैं। दूसरा था बच्चों केमिस्ट्री, इसको रसायन बोलते हैं। इसके अलावा कौन सा था? लिटरेचर था, जिसको हम साहित्य बोलते हैं, लिटरेचर। 4 नंबर कौन सा है? पीस है, जिसको हम शांति वाला पुरस्कार बोलते हैं। और 5वां कौन सा रह गया? मेडिसिन, जिसे हम बायोलॉजी भी बोलते हैं। मेडिसिन दवा में आ जाता है, बायोलॉजी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ इन 5 सेक्टर्स में हुआ। जो सबसे लास्ट में जिसको शामिल किया गया वो था 6। सबसे लास्ट में किसको शामिल किया गया था बच्चों? 6 को शामिल किया गया था। अब 6 को शामिल किया जाता, 6 है कौन सा ये भी इंपॉर्टेंट था। तो 6 जो था उसका नाम है इकोनॉमिक्स। 6 जो शामिल किया जाता है वो इकोनॉमिक्स को शामिल किया जाता है। तो ऐसे करके हमें पता लगा कि वो नोबेल जो पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। और अब आओ अपने क्वेश्चन पे। हमसे ये पूछा गया किस में नहीं दिया जाता है। तो हमने पढ़ा अभी कि भौतिकी में दिया जाता है, यानी कि फिजिक्स में दिया जाता है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन में दिया जाता है। गणित में नहीं दिया जाता। और दवा यानी कि मेडिसिन में दिया जाता है। तो हमारा आंसर तो हो गया बच्चों यहाँ से बी। लेकिन अब एक कारण ये भी पैदा होता है कि हमें क्यों नहीं दिया जाता, मतलब नोबेल पुरस्कार गणित में क्यों नहीं दिया जाता। उसके पीछे 3 बेसिक कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह है कि नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने अपनी वसीयत में नहीं लिखा कि गणित में हम देंगे। अब उनके पीछे ना लिखने के पीछे कारण भी ये था कि उन्हें गणित में कुछ खास इंटरेस्ट या उन्हें रुचि उसमें नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई हम गणित में नहीं देंगे। तीसरा था कि उन्होंने एक पैरामीटर डिस्कस किया था जो ये कहता है कि समाज की भलाई के लिए हम नोबेल पुरस्कार देंगे। तो समाज की भलाई में मैथमेटिक्स का योगदान थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि कम है। तो इस वजह से 3 मेनली कारण बताए जाते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की जो लिस्ट थी उसमें मैथमेटिक्स को शामिल नहीं किया था। हमने हाल ही में देखा सर 6 है। सेक्टर कितने हैं? 6 हैं। अब यहाँ से बात ये आती है कि इससे बेसिक जो नॉलेज है, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है, ये 6 के 6 स्वीडन में मिलते हैं, लेकिन एक पीस जो है ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है बच्चों? नॉर्वे के द्वारा पीस का पुरस्कार दिया जाता है। अब बात ये आती है कि सबसे पहले भारतीय कौन थे। हम भारतीयों के बारे में बात करेंगे आज कि कौन कौन से भारतीय जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित हो चुके हैं। और पहले भारतीय कौन थे? तो फर्स्ट इंडियन रिसीव्ड नोबेल प्राइज, तो उनका नाम है बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। नाम क्या है बच्चों? आप लोग सभी परिचित हैं उनसे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित जो किया जाता है वो 1913 में किया जाता है। बस कब किया जाता है? 1913 में किया जाता है। किस क्षेत्र में मिला था बच्चों? इनको जो मिलता है वो लिटरेचर यानी कि साहित्य में मिलता है। लिटरेचर यानी कि किस में मिलता है? इनको साहित्य मिलता है। अब नोबेल प्राइज की कहानी सुनाता हूँ। ये नोबेल प्राइज को एक बार कहीं जाते हैं या वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको रखकर भूल जाते हैं सॉरी।
डॉक्यूमेंटों को क्या करते हैं, रख के भूल जाते हैं, जो अवार्ड जो मिला था उसको भी रख के ये भूल जाते हैं। तो कुछ समय गुजरने के पश्चात उन्हें एहसास होता है कि मैं इनको लॉस्ट हो चुका है, ये मेरे से भूल चुके हैं, ये मैं इनको भूल चुका हूँ। तो नोबेल संस्था को ये लेटर लिखते हैं कि मेरे से वो प्राइज जो अवार्ड जो मिला, जो मुझे लेटर जो मिला, आपने जो मुझे दस्तावेज दिए तो मेरे से खो चुके, कृपया आप मुझे ये चीज़ें वापस या वो दूसरी देने की चेष्टा करें, जो उन्होंने उस टाइम के हिसाब से लिखी चीज़ें। उस टाइम के हिसाब से जब चीज़ें लिखी तो रविंद्रनाथ टैगोर भुलक्कड़ व्यक्ति भी थे, इन्होंने अपना नोबेल प्राइज ही भूल गए। और फिर क्या होता है कि नोबेल संस्था दोबारा से इनको नोबेल प्राइज भेजती है और जो रजिस्ट्रेशन के तौर पे जो दस्तावेज उनको सौंपे गए थे दोबारा से इनको भेजे जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड होने वाला जो व्यक्ति है भारत में, मोस्ट नॉमिनेटेड पर्सन इन इंडिया, मोस्ट नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड का मतलब है नामांकित, मोस्ट नॉमिनेटेड नामांकित पर्सन, उनका नाम है महात्मा गांधी। 5 बार नामांकित होते हैं महात्मा गांधी, लेकिन मेरिट लिस्ट में हमेशा, उन्होंने एग्जाम तो क्लियर किया लेकिन मेरिट लिस्ट में हमेशा वो रह जाते थे महात्मा गांधी। उनको कितने बार नॉमिनेटेड किया गया था बच्चों? 5 टाइम नॉमिनेटेड किया गया था। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर यंगेस्ट व्यक्ति कौन है? नोबेल प्राइज विनर जो है यंगेस्ट व्यक्ति कौन है? तो यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी उम्र में, यंगेस्ट पर्सन विन नोबेल प्राइज। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वॉइस क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है, वॉइस का एक ध्यान रखना, मुझे बता दीजिएगा आप लोग। यंगेस्ट पर्सन विन इन नोबेल प्राइज, तो सबसे पहले छोटी उम्र में जीतने वाले कौन थे बच्चों? उनका नाम है मलाला यूसुफजई। क्या नाम है बच्चों? मलाला यूसुफजई। ठीक है, अब मलाला यूसुफजई है, वो किस देश की रहने वाली है? ये पाकिस्तान की रहने वाली। बोला सर पाकिस्तान नोबेल प्राइज? जी हाँ, पाकिस्तान की रहने वाली है। इनको पीस में नोबेल प्राइज मिला था, शांति के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बात ही आती है कब दिया गया था। तो बच्चों कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। इनकी जब एज थी मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष की आयु में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो ये सबसे छोटी उम्र की होती है। अब जब इनको मिला था तो एज कितनी थी? मात्र 17 साल की थी। किस ईयर में मिला? 2014 में। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि सर ओल्डेस्ट भी हमें साथ साथ बता दीजिए, बिल्कुल मैं आपको ओल्डेस्ट भी आपको साथ साथ बता ही देता हूँ। ओल्डेस्ट की जब बात आती है तो नाम मलाला यूसुफजई तो यंगेस्ट है, लेकिन जॉन गुड इनफ, जॉन गुड इनफ, ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। इनको मिलता है, ये यूएसए के रहने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा पीस, यानी इनको पीस में नहीं मिला, इनको केमिस्ट्री में मिला था बच्चों। इनको कब मिलता है? केमिस्ट्री मिलता है। किस ईयर मिलता है? तो इनको ईयर होता है 2019 मिलता है। और कितनी उम्र होती है? तो इनकी 97 ईयर रहती है। कई जगह गूगल पे इनकी एज दे रखी है 198 ईयर्स। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ओल्डेस्ट व्यक्ति जॉन गुड इनफ थे, यूएसए के रहने वाले थे। केमिस्ट्री, यहाँ पे ध्यान रखना रूस में इनका जन्म होता है, लेकिन जब इनको नागरिकता मिल चुकी थी, जब इनको क्या था, ये प्राइज दिया गया 2019 में, इनको नागरिकता कहाँ की मिल चुकी थी? यूएसए की। केमिस्ट्री में मिला, 2019 में मिला। अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी उम्र का कौन है, सबसे अधिक उम्र का कब है, कौन है। नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट करने की तारीख अलग होती है और देने की तारीख अलग होती है। जैसे आपको यहाँ से एक और पॉइंट यहाँ से बच्चों याद रखना है, वो पॉइंट क्या है? नोबेल प्राइज गिवन, नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट, पहले नोबेल प्राइज के अनाउंसमेंट की बात करते हैं। नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को इस प्राइज की क्या की जाती है बच्चों? घोषणा की जाती है। अनाउंसमेंट कब की जाती है इस प्राइज की? घोषणा की जाती है 5 अक्टूबर को। लेकिन ये जो गिवन किया जाता है, यानी कि दिया जाता है, दिया जाता कब है बच्चों? 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है नोबेल प्राइज के। ठीक है, अब नोबेल प्राइज की ये बेसिक नॉलेज है, हमें यहाँ से याद रखनी है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब इस वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि नोबेल गणित, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो गणित का नोबेल भी दिया जाता है, लेकिन नाम से वो है एबेल पुरस्कार। गणित का जो नोबेल प्राइज कहा जाता है वो एबेल पुरस्कार होता है। ये बात ध्यान रखना। गणित का नोबेल प्राइज, गणित विषय का आपको याद रखना, गणित विषय का नोबेल प्राइज गणित विषय का नोबेल प्राइज एबेल पुरस्कार को कहा जाता है बच्चों। किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को
एवेल पुरस्कार को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहां से ए आंसर हो जाए। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। डायोड वल्व की खोज किसने की थी? हमसे पूछा गया है कि डायोड जो वल्व है इनकी खोज किसने की। तो डायोड वल्व की जो खोज की थी सर J.A. फ्लेमिंग, एस की जगह ए कर लेना आप लोग, ये आप लोगों को यहां से ध्यान रखना। अब इनके जो है जो दे रखे ना व्यक्ति, ये बहुत महारथी व्यक्ति है भाई सारे के सारे। देखो ली डी फॉरेस्ट, ये रेडियो के जनक कहे जाते हैं। ली डी फॉरेस्ट जो है रेडियो के फादर कहे जाते हैं। रेडियो फादर, फादर ऑफ रेडियो ऐसे लिखो इसको, फादर ऑफ रेडियो, फादर ऑफ रेडियो। ये बात आप लोग यहां से याद रखना। इनके नाम से पता है आपको 180 पेटेंट हैं। कितने पेटेंट है? 180 पेटेंट है। किसके नाम? ली डी फॉरेस्ट के नाम पर। ठीक है, अगले आते हैं हेनरी बैक्यूरेल। इन्होंने रेडियो धर्मिता के बारे में समझाया था बच्चों। किसके बारे में समझाया था? रेडियो धर्मिता के बारे में समझाया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जैसे डायोड वल्व के बारे में पूछा गया किसने खोज की, तो सर J.S. फ्लेमिंग ने की थी। बाकी ऑप्शन ली डी फॉरेस्ट के बारे में क्या याद रखना है कि रेडियो के जनक कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? रेडियो के फादर कहे जाते हैं। हेनरी बैक्यूरेल रेडियो धर्मिता की इन्होंने खोज की, और आर्किमिडीज हमने इस सिद्धांत के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी जो है किस कार्य से संबंधित है? तो हमसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी, क्या रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब इसको डील कैसे करना, देखिए ये जो संबंधित पंडित भीमसेन जोशी जिस पॉइंट से संपर्क रखते हैं वो है शास्त्रीय संगीत से इनका नाता है। अब बात आई है संगीत की बच्चों, किसकी बात आई है? संगीत, म्यूजिक। तो इसको समझते हैं कि डांस और म्यूजिक किस तरीके से हमारे एग्जाम में आ रहा है और किस तरीके से हम बाइफरगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे अपन? अभी म्यूजिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखो आइए, संगीत, म्यूजिक का जो उल्लेख हमें मिलता है, यानी कि संगीत का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? संगीत, संगीत एक वेद है। संगीत किस चीज में मिलता है वो देखते हैं। देखो अपने जैसे चार वेद हैं। कितने वेद हैं बच्चों? 4 वेद है, जिसमें नाम आता है सबसे पहले ऋग्वेद का नाम आता है। ठीक है, फिर आता है सामवेद, फिर आता है बच्चों यजुर्वेद, और सबसे लास्ट में आता है अथर्ववेद। और तब तक आप सोचते रहिए कि पंचम वेद भी होता है एक, मैं कई बार बता भी चुका हूं। पंचम वेद माना जाता है नहीं, एक्चुअली माना जाता है। इसको अपन लास्ट में आंसर देंगे। मैं तब तक ये सोल्यूशन करा लेता हूं, तब तक इसके बारे में आप सोचते रहिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद में से इन 4 वेदों में से एक वेद आता है सामवेद, और सामवेद का एक उपवेद है। क्या है बच्चों? उपवेद। इसका नाम है गंधर्व। गंधर्व को संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? संगीत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ म्यूजिक, फादर ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंधर्व को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात हमें पहले तो यहां से याद रखनी है। अब म्यूजिक सर कितने टाइप का है ये भी तो बताइए। अब संगीत कितने टाइप का है वो भी देखते हैं। आइए, संगीत यानी कि म्यूजिक, म्यूजिक मेनली 3 टाइप का होता है बच्चों। कौन से टाइप है वो भी देख लेते हैं अपन लोग। एक है क्लासिकल म्यूजिक, जिसे हम शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। ये क्या है? क्लासिकल, यानी कि शास्त्रीय म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत। ठीक है ना। अब चलते हैं फोक म्यूजिक पर, इसको बोलते हैं हम लोक संगीत, लोक संगीत। अब एक और होता है बच्चों जिसको हम क्या बोलते हैं? सब क्लासिकल भी बोल देते हैं, उपशास्त्रीय, सब क्लासिकल। ठीक है, सब क्लासिकल हिंदी में क्या बोलेंगे? उपशास्त्रीय। तो ऐसे करके इसके 3 टाइप होते हैं संगीत के। कितने टाइप होते हैं बच्चों? उपशास्त्रीय करके ऐसे 3 टाइप म्यूजिक के चल रहे होते हैं। अब आती है डांस। जैसे मैंने अभी पंचम वेद के बारे में बात कही, तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और नाट्य शास्त्र लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है भरत मुनि। आपसे पूछ ले सर पंचम वेद कौन सा? 4 वेद तो आप नाम दे दनादन बता दोगे। लो सर ये बता दिए हमने, लेकिन चौथा 4 तक तो गाड़ी पहुंच जाएगी अपने। 5वें वेद जब बताने की बारी आएगी तो आप याद रखना पंचम वेद नाट्य शास्त्र भरत मुनि को माना जाता है। ठीक है, और ये तो हम बात की म्यूजिक की। आपको डांस के बारे में ये कौन बता रहा होता है? नाट्य शास्त्र बता रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करूं नाट्य शास्त्र,
नाट्य शास्त्र। किसने बताया नाट्य शास्त्र के बारे में, लिखा किस व्यक्ति ने, भरत मुनि ने लिखा। ठीक है ना। अब संगीत के अलावा भी नए पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है डांस, यानी कि नृत्य। नृत्य क्या बच्चों, दो टाइप का है। एक तो है क्लासिकल, जिसे हम बोलते हैं शास्त्रीय, और एक है फोक म्यूजिक, सॉरी म्यूजिक या डांस। डांस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो डांस, तो लोक संगीत, लोक नृत्य, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे बाइफरवेट की, क्लासिकल डांस, 8 क्लासिकल डांस आते हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने आते हैं, 9 आते हैं। तो ये संगीत सारा के सारा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, और सारे के सारे आजकल शास्त्रीय से पूछे जाते हैं। उसके अलावा फोक डांस से भी बहुत सारे हैं। इसकी लिस्ट में अभी हमेशा बोलता हूँ कि इसके नंबर्स कोई डिटरमाइन नहीं किए जा सकते, नंबर बहुत सारे हैं। क्लासिकल डांस के डिफाइन किया जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। मैंने क्या कहा बच्चों आपसे, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं, 8 हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने हैं सर, 9 है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने हैं, 9 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से याद रखनी है। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं और आंसर करते हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है, शास्त्रीय संगीत से ये संबंधित हैं। ठीक है, आओ जैसे ऐसे ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, जैसे आपने क्रिकेटर्स के बारे में पूछ लिया, गेम्स जो खेल रहे हैं उनके बारे में पूछ लिया, मेनली उनसे ज़्यादा रिलेटेड करके, या कोई अभिनेता के बारे में पूछ लिया, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, कागज का जलना किसका उदाहरण होता है। हम ये साइंस का क्वेश्चन आया है, तो अब देखो कागज, ये बर्निंग पेपर जो है वो किसका उदाहरण है। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना सभी को बच्चों। तो कागज का जलना किसका उदाहरण। अब एक बात देखना, आप कागज लीजिए, कागज को जला दो। कागज क्या पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है क्या, नहीं। आपको 2 चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है, तो भौतिक फिजिकल जो होता है, और एक क्या होता है केमिकल चेंजेस। जैसे फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल में 2 चीज़ें याद रखनी। फिजिकल चेंज करने पर वापस उस स्थिति में आ सकता है, और केमिकल चेंज करने पर वापस से उस स्थिति में वह नहीं आएगा। तो इसने कहा कागज को जला दिया, और कागज को जलाने के बाद क्या कागज को वापस उसी स्थिति में लाया जा सकता है क्या, नहीं लाया जा सकता। तो कौन सा चेंज होगा, ये होगा केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। आपको 2 चीज यहां से याद रखनी, एक तो केमिकल चेंज, एक क्या रखना बच्चों, केमिकल चेंज आपको याद रखना है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है यहां से, फिजिकल चेंज। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, वो समझ में आई कि नहीं आई, फिजिकल और केमिकल चेंज है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से सी आंसर अपना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पर। क्विलिटम किसमें पाया जाता है। ये एक्चुअली में ये प्रजनन क्या है, ये प्रजनन की एक जगह होती है जो गांठ के जैसी होती है। किसमें पाया जाता है, ये कैचुओं में, अर्थवॉर्म में पाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्विलिटम जो होती है वो ध्यान रखना, एक जनन होता है, जनन अंग है ये। जनन अंग तो नहीं बोलेंगे अपन को, जनन से रिलेटेड करके बोल सकते हैं। जनन रिलेटेड है ये, जनन रिलेटेड है ये गांठ के समान होता है। ये गांठ के समान या सूजन के समान होता है, गांठ या सूजन के समान होता है। स्वेलिंग आ जाती है, कहीं गांठ बन जाती है, उस तरीके का होता है। गांठ या सूजन के समान होता है, समान होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और किस में पाया जाता है, ये केंचुओं में पाया जाता है, अर्थवॉर्म में ये पाया जाता है। तो हमारा आंसर देखिए अर्थवॉर्म है या नहीं, कहीं पे देख लीजिए अब आराम से, भी आंसर हो जाएगा। गुरु एक बार ऐसी
चलिए चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रों का एक संग्रह जिसे डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। एक बात मैं बताऊं, हम लोग आज के टाइम पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उन सभी जो रील्स वाले जो बच्चे हैं ना आजकल इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उनको सबको बता दूं ये क्वेश्चन तो उनसे होना ही चाहिए। कैसे सर? आओ देखते हैं। चित्रों का एक संग्रह जिसे डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं, क्या कहते हैं? चित्र है, जैसे आपने फोटो क्लिक किया अपने फोन से और वो चित्र जो है वो कहाँ डाल सकते हैं उन्हें, ये पूछा जा रहा है। तो पहला आता है फोटोशॉप। फोटोशॉप तो एक एप्लीकेशन होता है जो फोटो को सही करने में, वहां पे तो नहीं डाल सकते। तो फोटोशॉप तो एक है एप्लीकेशन। फोटोशॉप क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी आप बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, एप्लीकेशन बोल सकते हो, दोनों बात सेम हो जाती है यहाँ से। दूसरा फोटो ऑटोशेप्स। ऑटोशेप का मतलब है फोटो जब अपन एडिट कर रहे होते हैं तो उसमें ऑटोशॉप का एक शेप का एक ऑप्शन आता है, उससे क्या अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये भी नहीं, इसमें फोटो ना थोड़ी ना डालते हैं, ये तो एक एडिट का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? एडिट करने का फंक्शन होता है। आगे आओ, वर्ड आर्ट। तो ये क्या है? वर्ड को आर्ट मतलब कोई वर्ड जो बना है उसको ऊपर नीचे या उसमें बदलाव करना है। जैसे कोई वर्ड मैंने लिखा, जैसे वर्ड ही मैंने लिख दिया जैसे मैंने एस लिख दिया, एस से मुझे डॉलर का साइन बनाना है, सॉरी रुपये लिख दिया मैंने, ऐसे आर लिख दिया, ऐसे रुपये बनाना है ऐसे करके। तो ये जो साइन जो बन रहा है तो वो वर्ड आर्ट में आएगा। क्लिप आर्ट क्या होती है? जहाँ पर हम फोटो पिक करते हैं और वो क्लिप आर्ट में हम ले जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। ये चारों के चारों जो ऑप्शंस थे आप लोग सब जानते हो, लेकिन उसे प्रैक्टिकल लैंग्वेज में चेंज करने पर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है बच्चों, ठीक है। आओ 33 पे चलते हैं। एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा के जो मंदिर हैं उन किस शासकों ने उसका निर्माण करवाया था? उसका करवाया था राष्ट्रकूट ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था। और राष्ट्रकूट जो राजवंश के लोग थे उनकी स्थापना, यानी आपसे पूछा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रकूट जो राजवंश है उसकी स्थापना, उसके फाउंडर किन्हें कहा जाता है? तो दंती दुर्गों को कहा जाता है। तो पहले ये क्लियर कीजिए, एलोरा के मंदिर एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया और राष्ट्रकूट के जो राजवंश है उसकी स्थापना जो फाउंडर कहे जाते हैं वो दंती दुर्ग को कहा जाता है। एसएससी के जितने भी अप्रेंटिस हैं उनको मैं सबको बता दूं, ये क्वेश्चन 20 बार पूछा गया है। दंती दुर्ग, ये जो क्वेश्चन है बच्चों 20 बार पूछा गया। अब पूछ लेंगे चालुक्य का भी बता दो सर, तो उसके है पुलकेशिन प्रथम। इसके फाउंडर कौन है बच्चों? पुलकेशिन प्रथम है। आपसे शुंग का पूछ ले, पुष्यमित्र शुंग है। आपसे पूछे पल्लव, तो इसके हैं सिंहवर्मन। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। ये ऐसे करके सारी चीजें हमें, मैं सारे ऑप्शन एलिब्रेट कर रहा हूं, लिटरली मैं आपको एक चीज बता रहा हूं दावे के साथ। अगर आपने पूरा प्रॉपर वीडियो देखा तो इसके बाद आपने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट होने वाली हो, नए क्वेश्चन बहुत सारे सीखने वाले हो आप यहां से, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं 34। प्लेग नामक रोग का कारक जो है जीव कौन सा है? हमसे पूछा गया कि प्लेग नामक जो बीमारी है उसका क्या है, तो उसका है यूरेनेसिया पेस्टिस, जो फैलता है जिसके कारण, यूरेनेसिया पेस्टिस के कारण ये बीमारी फैल रही होती है। इनमें से कौन सा विश्व विरासत की सूची में नहीं है? हम्पी भी है, खजुराहो भी है, नालंदा, अरे सुनिए ऑप्शन इसके चारों सही है, ठीक है ना। आप इसके नहीं भी करोगे ऐसे कर सकते हो, सही ऑप्शन सारे हैं, ये बात ध्यान रखना। पर मैं इलुबरेट सबको कर देता हूँ। हम्पी में सबको एक डिटेल से बताऊंगा। हम्पी जो खंडर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम्पी जो है एलोरा तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, याद आ गया मुझे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। साउथ इंडिया में है विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य। इसकी जो स्थापना करते हैं दो ब्रदर्स होते हैं जिनका नाम है हरियर एंड बुक्का। जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम है तुंगभद्रा नदी। किसके किनारे स्थित? तो ऐसा इस जो देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। हम्पी विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। विजयनगर एम्पायर किस नदी के किनारे? ये 20 बार पूछा गया। किसने इसकी स्थापना की? ये 20 बार पूछा गया है एग्जाम में। कौन कहता है कि एसएससी एग्जाम, एसएससी पीवाईक्यू एग्जाम नाम इसका रख देना चाहिए। नालंदा खंडर, नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों? कुमारगुप्त ने करवाया था। इसको खंडर में जो बदलने वाला व्यक्ति था उसका क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने आग लगाई है या उस पर हमला किया उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए, बख्तियार खिलजी। आगे चलते खजुराहो। खजुराहो मंदिरों का निर्माण, ये देखो एक और चीज मैं बता देता हूं, नालंदा जो है बिहार में है,
ये चीज़ जगह भी याद रख लेना आप लोग। खजुराहो जो है वो है एमपी में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। किसने करवाया था बच्चों? चंदेल शासकों ने करवाया था। बल्कि ये एक मंदिर नहीं है, मंदिरों का समूह है। जो खजुराहो मंदिर है एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, ताजमहल के बारे में तो परिचित हो। ताजमहल जो है वो है आगरा में है। और किसने बनवाया था बच्चों? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था बच्चों? शाहजहां ने। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है सभी इन ऑप्शंस के बारे में, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने का अधिकार देता है? जैसे आपने देखा हो, अगर फैमिली में आप कोई एम्प्लॉय हो या कोई एम्प्लॉयर हो, तो कोई भी मातृत्व के लिए कोई अगर कोई लेडी या कोई जो आपके वर्कर है या आप खुद या कोई भी हो सकता है, वो क्या होगा, कोई फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, अब उसे लीव चाहिए, मैटरनिटी लीव बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये संविधान में अधिकार हमें दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि किस में दिया गया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि किस में ये चीज़ दी गई है। तो ये दी गई है आर्टिकल नंबर 47 में दी गई है। किस में दी गई है भैया? आर्टिकल नंबर 47 नहीं 42 में दी गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से? 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्जी दस्तावेजों का किससे पता लगता है? जैसे कि कई लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कोई बैक डिग्री बनवा रहा है। आपने देखा होगा जब रीट की वैकेंसी आई थी राजस्थान के अंदर, उसमें बहुत सारे फर्जी पीटीआई फर्जी जो डिग्रियाँ थी वो पकड़ी गई थी। अब उसका पता लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, तो उसका कागज़ चेक किया जाता है, उसकी इंक चेक किया जाता है। लेकिन उसके अलावा एक साइंटिफिक तरीका क्या होता है? तो साइंटिफिक तरीका होता है पराबैंगनी किरणों के द्वारा, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रे हैं उनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों का पता लगाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? फर्जी दस्तावेजों का पता लगाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 38 नंबर। ठीक है जी, आइए। सरना बसवेश्वरा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है बच्चों कर्नाटक में। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है बच्चों? कर्नाटक में ये स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब जब टेम्पल्स की बात आती है तो कुछ फेमस टेम्पलों के आपको नाम मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा फेमस टेम्पल, फेमस टेम्पल्स की अपन बात करते हैं बच्चों। फेमस टेम्पल में खजुराहो का मंदिर मैंने हाल ही में भी आपको बताया, खजुराहो। ठीक है, फिर चलते हैं दिलवाड़ा। ये कि दोनों सेम हैं। ये है एमपी में, ये है राजस्थान में। अरे ये क्या, एक सेकंड बच्चों, एडजस्ट मैंने शायद गलत चूज कर लिया, इसको हटाने में था। ठीक है जी, आओ। खजुराहो एमपी, दिलवाड़ा राजस्थान। अब चलते हैं आगे। सन टेम्पल, जिसे हम सन टेम्पल को क्या 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 बोलते हैं? कोणार्क भी बोलते हैं। कोणार्क टेम्पल कहाँ पे बच्चों? यह है ओडिशा में। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। जगन्नाथ ओडिशा में है। जगन्नाथ कहाँ पर है बच्चों? ओडिशा में है। सोमनाथ गुजरात में है। द्वारिका गुजरात में है। गुजरात कहाँ पे है? सॉरी, द्वारिका कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए आपसे खाटू श्याम जी का पूछ ले, राजस्थान में है। राजस्थान में है। आपसे पूछ ले विभीषण जी, तो कोटा कैथून यानी कि राजस्थान में है विभीषण का मंदिर। पुष्कर का भी पूछ लेगा आपसे, ब्रह्मा जी का। विभीषण जी का जो टेम्पल है कोटा राजस्थान में है। आपसे पूछ ले ब्रह्मा जी का मंदिर, ये कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। तो ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे करके फेमस जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान देश सर्वोच्च कानून है, ये किसके द्वारा संरक्षित है? संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है। इसका रखरखाव का कार्य किस व्यक्ति के द्वारा या किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च जो न्यायालय है उसके द्वारा रखरखाव का कार्य किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ये बात ध्यान रखना। अभी हाल ही में जो चुने गए हैं जज, चीफ जस्टिस 52 नंबर के चुने गए, इनका नाम है BR गवई।
क्या नाम है बच्चों? VR गवई। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। किसी मरीज को आमतौर पर विशेष रूप से अधिक मात्रा मांस, मसूर की दाल, दूध और अंडे का प्रयोग करने की सलाह तब दी जाती है जब वो ग्रसित होता है। तो किस रोग से ग्रसित होता है कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास गए और आपसे पूछा गया, हाँ डॉक्टर ने आपको एक सलाह दी कि आप अंडे खाइए, मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, दूध ज़्यादा पीजिए, अंडे ज़्यादा खाइए, मांस ज़्यादा खाइए, तो वो किस में सलाह दी जाती है? तो किस में दी जाती है? वो दी जाती है क्वाइसिकोर में। किस में दी जाती है बच्चों? क्वाइसिकोर में दी जाती है। अब बाकी क्या है सर? बाकी भी बीमारियां हैं, वो किस किस कमी से होती है? स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है बच्चों? विटामिन सी की कमी से होती है। एनीमिया जो होता है खून की कमी, एनीमिया क्या बोलते हैं? खून की कमी। ये होता है B12 की कमी से। किसकी कमी से होता है बच्चों? ये B12 की मेनली जो कमी मानी जाती है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से होता है रिकेट्स? विटामिन डी की कमी से। इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है, उनमें कुपोषण भी एक तरीके से बोल सकते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है। वो किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। अब ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। स्कर्वी में आएगा विटामिन सी आएगा, एनीमिया में क्या आएगा? B12 की कमी से ये रोग होता है। चलिए, फोटोग्राफी में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी में सोडियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सलेट या सोडियम थायोसल्फेट। तो जो यूज होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है बच्चों? हाइपो के नाम से भी ये जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। RBI के पास जमा बैंकों के हिस्से को क्या कहा जाता है? कॉमर्शियल बैंक क्या करती हैं? RBI के पास कुछ हिस्सा रखती हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये कॉमर्शियल बैंक है PNB क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। और इसने क्या किया? RBI को कुछ मनी दे दी। मनी क्या? अभी मनी का यूज कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। इसको कुछ पैसे इसने दे रखे हैं रिजर्व के तौर पर, किसी भी जो तौर पर देंगे उसका नाम परिवर्तन करते चलेंगे। जैसे RBI के पास जमा बैंकों के हिस्से है, कुछ पैसा उसने जमा कर रखा, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब क्या है कैश रिजर्व रेशो का? कि PNB ने कुछ पैसा रिजर्व रख रखा है RBI के पास। क्या रख रखा है? कुछ पैसा RBI के पास रख रखा है। जैसे आप कुछ पैसे कमा रहे हो, सपोज करो आपकी इनकम 1 लाख रुपए, तो कुछ पैसा आप अपनी मम्मी के पास रख रहे हैं, समझिएगा, या अपनी वाइफ के पास रख रहे हैं। एक ऐसे आपने एक बैंक बना रखी है जहाँ कुछ पैसा आप जमा करते चले जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिजर्व रेशो। तो PNB क्या कर रखा है? उसने किसको पैसा दे रखा है? RBI को दे रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेचुरी रिजर्व यानी कि संवैधानिक रिजर्व, ये भी सेम कहानी है। इसमें भी क्या रखा रहेगा? कोई भी कमर्शियल बैंक ने RBI को पैसा दे रखा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। तो इनके थोड़ी जो सिचुएशन है वो बदलती चली जाती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। सब चारों में सेम कंडीशन होती है कि कमर्शियल बैंकों के द्वारा RBI को पैसा जमा कराना। अलग अलग सिचुएशन में इनके नाम परिवर्तन हो जाते हैं और जो हमसे पूछा गया उसे बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। CRIS का सही पूर्ण नाम क्या है? ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है नहीं। आइए सर क्या है देखते हैं। कंपैरेटिव रेटिंग इंडेक्स सोवरेन, ये गलत है यार, यहाँ पे ये नहीं है। स्टेट्स आता तो हम सही मान के इसको कर लेते। क्यूमुलेटिव रेटिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स, कंपैरेटिव रेटिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स। मेरे हिसाब से तो C आंसर इसका सही है। बात समझ में आई कि नहीं? मेरे हिसाब से आंसर इसका है C, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए 44, ये क्या हो गया भाई? 44 नंबर का, शायद मेरा हाथ लग गया था इससे। अब वॉइस क्लियर है? मुझे वॉइस का थोड़ा सा डर लग रहा है आज। असम में बराक घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? और तुम तो ऐसे अड़ गए होंगे, नहीं तो जूट के लिए फेमस है, और जूट तो ऑप्शन में है ही नहीं। अरे रुक हो रहा है, रुक जाओ। जूट के अलावा भी बहुत सारी खेती होती है उधर, तो आप जब अभी सर्च करोगे तो इसको आपको आंसर आएगा यहाँ पे जूट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जिसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ ना पेट्रोलियम, टी, बैम्बू और कॉटेज यहाँ तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या कर देंगे? टी करेंगे, और टी आंसर सही आंसर है इसका। असम की बराक घाटी में जो खेती की जाती है वो किसकी की जाती है? चाय की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तो कौन सी मात्रा स्थिर रहती है इसमें? ये पूछा जा रहा है कि कौन सी मात्रा क्या रहती है इसमें? स्थिर रहती है। तो कौन सी रहती है भैया? ये रहती है कोणीय गति, यानी कि एंगुलर मोमेंट रहता है। इसमें क्या रहता है बच्चों? एंगुलर मोमेंट रहता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। T20 क्रिकेट के इतिहास में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 9000 से अधिक रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो वो बने विराट कोहली। क्योंकि पहला जब IPL होता है, आज 18वां IPL समाप्त हुआ, तो
लगातार 18 सालों तक एक ही फ्रेंचाइजीज खेले। कौन खेले? विराट कोहली। इस वजह से इन्होंने एक ही फ्रेंचाइज जुड़ने के कारण कितने रन बनाए? 9000 से अधिक। रोहित शर्मा ने भी डेक्कन चार्जर्स चुन लिया। MS धोनी चेन्नई से प्रारंभ किया, लेकिन बीच में एक टीम को छोड़ देते हैं, राजस्थान से प्रारंभ किया, ये बाद में चेन्नई में आ जाते हैं। तो एक ही फ्रेंचाइजी से खेलने वाले कौन है? विराट कोहली हैं, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। IPL हाल ही में संपन्न हुआ। IPL 2018वां जो सीजन था 2025 में वो समाप्त हुआ। उसकी जो विनर टीम थी वो कौन थी बच्चों? RCB थी। और रनर अप जो टीम थी, ध्यान रखिएगा, किंग 11 पंजाब, पंजाब किंग्स के नाम से। किंग 11 पंजाब इसका पहले नाम था, पंजाब किंग्स, पंजाब किंग्स। RCB के जो कैप्टन थे और पंजाब के जो कैप्टन थे वो पहली बार चुने गए थे, मतलब कि इस फ्रेंचाइजी नए नए दोनों ने ही कैप्टन चुने थे, ठीक है। तो RCB के जो कैप्टन का नाम था रजत पाटीदार। इधर कौन थे? श्रेयस अय्यर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। नई दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। और वो किसने किया है? तो वो किया अमित शाह ने। और ये हमारे देश की क्या है बच्चों? होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भगत की कोठी जोधपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है बच्चों? भगत की कोठी जोधपुर राजस्थान में ये बनाया जाता है। ये कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। माउंट एटना जो हाल ही में फटा है वो किस देश में स्थित है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि किस देश में स्थित है। तो इटली में है, माउंट एटना इटली। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, हाल ही में वार्षिक मेला खीर भवानी बड़े पारंपरिक उत्साह के साथ कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया तुलमुला में, और ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ पे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में है। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, उनके ऑप्शंस डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को डेफिनेटली शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।